पहली बात ये कि रूस या हम कहें उसका जो पूर्व अवतार यूएसएसआर, उससे हमारे बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। हम्म। और मैं थे का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब कोल्ड वॉर का जमाना था, शीत युद्ध का जमाना था, तब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था थी, दूसरी तरफ साम्यवादी व्यवस्था थी। एक के नेता दोबारा पेश शुरुआत बखलात पैनी खुश आमदीद मरहबा स्वागत। व्यूअर्स, इन तमाम अल्फाज का सिर्फ एक ही मतलब है, वह है वेलकम। वेलकम टू द शो, दिस शो कास्ट मैटर मच। डियर व्यूअर्स, आज हम जो बात कर रहे हैं वो कास्ट के हवाले से बात हमारी कम होगी, लेकिन एक जो इस वक्त बढ़ता हुआ तनाव है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके हवाले से हमें बात करनी है। क्योंकि जो शुरू में मैं अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ वो उनका ताल्लुक कई ज़मानों से है, उसमें एक रशियन भी है। तो यह है कि एक दिन पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, और उसमें उन्होंने पूरी सपोर्ट का उनको ऐलान किया। इन अदर वर्ड्स, ही पुट हिज फुल वेट बिहाइंड नरेंद्र मोदी कि जो दिल चाहे उसका वो करे पाकिस्तान के खिलाफ। ये उससे तासुर मिलता है उनकी इस फ़ोन कॉल से। तो उसके बाद ख़ास तौर पर इंडिया में और दूसरी जगह पर भी बात की जा रही है कि जिस तरह से वो सपोर्ट के लिए आया है व्लादिमीर पुतिन, उसे ये लग रहा है कि शायद इंडिया कोशिश करेगा 1971 को दोहराने की। 1971 से मुराद आप मेरी ये है कि आपको पता होगा कि 1971 में उस वक्त रशिया नहीं था, बल्कि रशिया तो सक्सेसर स्टेट है सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन ने भरपूर साथ दिया था इंडिया का कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए जाए, उसको 2 लाख कर दिया जाए, और 1971 की बात है। तो अब ये जो उसने चूँकि सोवियत यूनियन ही की सक्सेसर स्टेट है, मैंने जिस तरह कहा कि रशिया, तो अब ये बातें हो रही हैं कि क्या वो 1971 को रिपीट किया जाएगा। इससे कतई नज़र हम इस सवाल को एड्रेस करें, मैं यहाँ मुनासिब समझूंगा कि थोड़ा सा इनकी जो हिस्ट्री है इंडिया सोवियत रिलेशंस की और इंडिया रशिया रिलेशंस की, इसके बारे में बात की जाए। तो नाज़रीन, ये आपको बिल्कुल इसका एक इल्म होगा कि इंडिया और सोवियत यूनियन की जो हिस्ट्री है रिलेशनशिप की, वो बहुत मजबूत बुनियादों पर है, और उसकी इंडिकेशन हमें इस तरह से मिलती है कि गो के इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 5 अगस्त को एक लेटर है डेटेड, और उस वक्त के सोवियत लीडर्स थे जोसेफ स्टालिन। उन्होंने उस लेटर में एक ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो बहुत चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात उनके मुल्क के बेहतर से बेहतर हों, और उसमें हर ज़िंदगी की शोबे से मुताल्लिक़ चीज़ों में वो ताउन हो। तो ये एक तरह से इनकी शुरुआत थी, और आपको पता होगा सोवियत यूनियन ने कई मरतबा इंडिया के फेवर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीर के इशू पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सोवियत यूनियन या रशिया के पास जो है वन ऑफ द परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं, और तो पहले सोवियत यूनियन था, अब तो रशिया है, यानी इनके अलावा अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो ये इसको इस्तेमाल किया है। तो अब लगता है कि ये फिर वो इस तरह की चीज़ें को होंगी, जिस तरह तनाव बढ़ रहा है इंडिया में और पाकिस्तान में, तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे अपने मकसद के लिए। तो ये एक इसका एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा ये है कि जोसेफ स्टालिन की डेथ 1953 में हुई, उसके बाद से एक कहना चाहिए कि सोवियत यूनियन में और इंडिया के अंदर जो ताल्लुकात थे उसमें एक नई कहने रोबस्ट मजबूत एक तरह की जो है हमें देखने को मिली है अप्रोच दोनों तरफ से। जो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के उस वक्त सोवियत लीडर खुर्शफ और बुगलानिन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया का दौरा किया, और यहाँ से हम देखते हैं कि इंटायर नेहरू पीरियड, लाल बहादुर शास्त्री पीरियड, और ये जो है बीच में वो थोड़ा सा उनका भी है नंदा का, तो वो फिर इंदिरा गांधी। तो ये एक सोवियत यूनियन का इनके साथ बहुत, फिर ये 71 से पहले इनकी बहुत बड़ी ट्रीटी हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी है रशिया सोवियत यूनियन और
रूस उस वक्त का और इंडिया की। तो ये इनके मामला चलते रहे और इवन इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ 1984 में। उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी पावर में आए। तो वो पावर में आने के बाद उनका भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहला दौरा मॉस्को का था और वहाँ पर उन्होंने 2 बहुत बड़े एग्रीमेंट किए थे इकोनॉमिक। यानी ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब तक सोवियत यूनियन के साथ, जब सोवियत यूनियन था, ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उनके रिश्ते के हवाले से। तो सोवियत यूनियन 1911 में टूट गया और वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी है वो टूट गया। जो रशिया बना और रशिया में जो गवर्नमेंट बनी वो बोरिस येल्सिन की थी। तो 3 साल या 4 साल के लिए उनके जो आपस में ताल्लुकात थे वो लैंग्वेज थे, क्योंकि जो उसके तो रीजन थे। तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपीवल था वहाँ पर रशिया में और उधर की जो लीडरशिप थी रशिया की, यानी बोरिस येल्सिन और दूसरे लोग, वो चाहते थे कि वेस्ट को प्रायोरिटी में रखें अपने रिलेशनशिप में। इंडिया को उस तरह लेगेसी तो उनको मालूम है है, लेकिन उन्होंने उस तरह उसको परस्यू नहीं किया। तो 1994 में 1994 के अंदर एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो लोग थे नरसिम्हा राव और यहाँ बोरिस येल्सिन के दरमियान एक डॉक्यूमेंट दोनों ने साइन किया, जिसमें बहुत सी चीज़ों की बात की। लेकिन जो सबसे अहम बात है उसमें ये थी कि दोनों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया एक दूसरे को इस तरह से कह के कि दोनों कंट्रीज जो है मल्टीलिंगुअल हैं, मल्टी एथनिक हैं, मल्टी रिलीजियस हैं और डेमोक्रेसीज हैं। ये करके फिर ये 1994 के बाद से इनके ताल्लुकात जो है दोबारा फिर इन्होंने अपनी जो कोल्ड वॉर टाइम की जो इक्वेशन थी उसको रिव्यू किया दोनों ने कंट्रीज ने, रशिया ने भी और इंडिया ने भी। फिर हम क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आता है इनके ताल्लुकात के हवाले से। यानी वो सन 2000 है जब एक व्लादिमीर पुतिन ने दौरा किया था इंडिया का, उसमें तय हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हवाले से। और उसके हवाले से कई चीज़ें हैं उसमें। इनके एक जो है बहुत ही मजबूत जो मैकेनिज्म है इनके पास, दोनों कंट्रीज़ के पास, वो है इंटर गवर्नमेंटल क्या कहते हैं कमीशन है इनका, जिसमें दोनों कंट्रीज़ की तकरीबन सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। और ये डिफेंस, कल्चर, पॉलिटिकल वगैरह वगैरह, स्पेस टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ों के हवाले से ये एक मैकेनिज्म दोनों में बायलैटरल कोऑपरेशन के हवाले से काम करता है। ये बहुत बड़ा इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक इनके जो ताल्लुकात हैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है इस फ्रेमवर्क के अंदर। तो उसके बाद सन 2001 के अंदर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वाजपेयी साहब, उन्होंने दौरा किया वहाँ का मॉस्को में और एक वहाँ भी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया जिसको वो मॉस्को डिक्लेरेशन कहते हैं ऑन टेररिज्म। और दोनों ने कोशिश की कि उसमें अपने आप को बताया जाए कि हम चेचनिया में विक्टिम हैं टेररिज्म के, यानी रशिया, और कश्मीर में हमें देखने में आया कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम रशिया ने जो ग्लोबल ओपिनियन था, क्योंकि वो ग्लोबल ओपिनियन यही था कि दोनों जगह जो मामला हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के हैं, चेचनिया में भी और कश्मीर में भी। तो किसी हद तक कोशिश की उसने और शायद कामयाबी भी हुई उसको, किसको, क्योंकि चेचनिया का मामला और कश्मीर का मामला में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था और है। तो उसने वो पर्सपेक्टिव को ग्लोबल हैसियत तक चेंज करा लिया, लेकिन इंडिया ने ये नहीं कर पाया। तो अब हम क्या देखते हैं कि इनके ताल्लुकात में जो सोवियत यूनियन के टाइम में थे उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम थी जिसके ऊपर ये पूरी इनकी बुनियाद थी। एक था डिफेंस ट्रेड, यानी डिफेंस आर्मामेंट्स के हवाले से जो सोवियत यूनियन जो बेचता था या एड देता था या फ्री में देता था। और दूसरा इनका एक कमांड इकोनॉमी टाइप का जो फिलॉसफी है दोनों तरफ, इंडिया और उस वक्त सोवियत यूनियन में, वो भी थी। तो वो तो मामला नहीं रहे, लेकिन जो आर्मामेंट या ऑर्डिनेंस की बात है वो रिश्ता बहुत पहले के मुकाबले में और उसके साथ मजबूत हुआ। इसके बावजूद कि इंडिया ने पिछले कई सालों में अपनी जो इम्पोर्ट्स थी, आर्म्स की रिक्वायरमेंट्स थी, उसको डाइवर्सिफाई किया, उसमें उसका शेयर दूसरे कंट्रीज का भी आया है। लेकिन अभी तक की पार्टनर जो है, जो की सोर्स जो है इंडिया की, वो रशिया ही है। और उसमें कई चीज़ें हुई हैं जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो इनकी पार्टनरशिप है
ब्रह्मोस के हवाले से जो क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है, जो जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, और ब्रह्मोस यानी आपको नाम से पता लगेगा, ब्रा मीन्स ये लिया है इन्होंने 2 दरिया के नाम पर है, ब्रह्मपुत्र यानी सन ऑफ ब्रह्मा, और ये मस्कोवा रिवर जो रिवर है यहाँ का मॉस्को का और रशिया का। तो ये है इनकी आपस की जो मामलात हैं। अब ये सारी बातें कहने के बाद ये बात कहना ज़रूरी है कि आज जज व्लादिमीर पुतिन ने कल जो फ़ोन किया और उसमें कहा कि हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, उससे 2 दिन पहले इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव साहब, वो कुछ और बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे डायलॉग की। वो कह रहे थे कि ये दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि वो बैठें और शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन की रोशनी में बैठ के मामले को निपटाएं। और उनके इसी तरह से कैमलिन के और दूसरे जो लोग हैं हमारे सखरोवा और वो दूसरे पेस्कोव, ये भी इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन आपको पता होगा कि रशिया में एक ही आदमी है जो 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 लीडर है और जो 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 फाइनल वर्ड है वो है व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन ने अपना सारा वजन जो है पूरा अपने कंट्री का वो उसके पीछे रख दिया है, किसके सपोर्ट में कि नरेंद्र मोदी के। ये क्यों चाहता है ऐसा? एक तो ये है कि एक इस चीज़ को इस तरह से ये जो इस तरह का इनका आपस की जो इस वेरी प्रिविलेज स्पेशल पार्टनरशिप कहते हैं है दोनों कंट्रीज की स्ट्रेटजी, उसका स्पिरिट ये डिमांड करता हुआ इनसे कि हाँ ऐसे मौके पे एक दूसरे के साथ इस तरह खड़े हों। लेकिन जो देखने में आया कि जो जब इसका मामला अभी भी जंग में है रशिया यूक्रेन के साथ, तो इंडिया तो इस तरह इसकी पुष्टि पर नहीं आया। क्या हाँ ये ज़रूर हुआ कि प्राइवेटली इंडिया ने बहुत सब बड़ी तादाद में सोल्जर्स भेजे, एक्सपर्ट्स भेजे और पकड़े भी गए वहाँ पर रशिया के लिए। हाँ दूसरा काम उसने किया कि जब वेस्टर्न सैंक्शन पूरी तरह से लगी हुई थी हैं उसके ऑयल की परचेज पर और प्रोक्योरमेंट पर, तो अपना रास्ता निकाल लिया इंडिया ने। और इंडिया ने इसका फ़ायदा इस तरह से उठाया कि बहुत हैवी डिस्काउंट पे रशिया से उस वक्त से अब तक ऑयल खरीद रहा है बहुत सस्ते दामों में, और फर्टिलाइज़र भी ली। तो ये एक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपके सामने। वो बात ये है कि 2016 में जब व्लादिमीर पुतिन ने अपने कंट्री का फॉरेन पॉलिसी विजन पेश किया था और उसमें सेंट्रलिटी दी थी किसको, इंडिया को रशिया के रिलेशनशिप के हवाले से, तो उसमें उससे 2 वर्ष पहले 2014 में, यानी कि अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनकी पहली बार इनकी मुलाकात हुई थी ब्राज़ील में ब्रिक्स के एक सेमिनार के मौके पर, समिट के मौके पर व्लादिमीर पुतिन से। तो उन्होंने कहा अपनी तकरीर में कि हमारे ताल्लुकात तो इतने दरीना हैं और इतने गहरे हैं कि हिंदुस्तान में किसी बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से पूछो कि तुम्हारा सबसे अजीम दोस्त कौन है, तो सिर्फ एक ही कंट्री का नाम लेगा, वो है रूस। ये उन्होंने ये बात नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन वो इक्वेशन वक्त के साथ बदली है, और वो इस तरह बदली कि जब ये अपना रशिया चला गया जंग में, तो ये वल्नरेबल हो गया, डिपेंडेंट हो गया अब कई कंट्रीज के ऊपर, उसमें इंडिया भी था। तो 2022 का जो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट था सेंट्रल एशिया में, उसमें अपनी तकरीर में 2022 की बात है, एक तरह से उसने पब्लिकली डांटा है, एडमोनिश किया है पुतिन को नरेंद्र मोदी ने। वो ये क्या कि मैंने कई बार पुतिन साहब से कहा है कि बेस्ट कोर्स जो है वो डायलॉग है, बात के जरिए मामले को हल किया जाए, डिप्लोमेसी के जरिए। जंग करोगे तो आपको जंग करने की वजह से आपको देखो दुनिया में खाने पीने की अशिया की प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी हैं। बहुत पब्लिक फोरम पर उन्होंने इस तरह से उनको स्नैप किया जाने के चाहिए अपना पुतिन को, क्योंकि इंडिया अब के लिए इसका रोल डिमिनिश था, किसका कम हो चुका था रशिया का, और इसके ताल्लुकात बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ चुके थे अमेरिका के साथ। वो उसकी वजूहत जो भी हों वो हम जाके, लेकिन ये बात हुई। तो ये आप देखिए 2014 में कहते हैं कि इंडिया में किसी से पूछें, बच्चा कहेगा कि मैं ये सबसे बड़ा अजीम यानी महान मित्र जो है इसका
इंडिया का वो रूस है, और वहाँ ये 2022 के अंदर क्या बात कर रहे हैं अपना मोदी साहब, उसके हवाले से। लेकिन वहाँ उनकी जो पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, उसके हवाले से कोई वो वैसी है, और उसमें वक्त के साथ बेहतरी आई है, कमी नहीं आई है। इसके बावजूद कि चाइना के साथ उसके मामला बहुत, और वो चाइना के बहुत करीब आ गया है रशिया इस जंग के बाद जो स्टार्ट हुई है यूक्रेन में। और कहा जाता है अब वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जूनियर पार्टनर बन गया है चाइना का, जबकि ऐसा मामला तो उल्टा हो गया सोवियत यूनियन के ज़माने में। तो यानी कि 1960 से ऑनवर्ड्स चाइना के तो उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे सोवियत यूनियन के, और वो तो उसको रिट्रीव करवाया था इसने गोर्बाचोव ने 1980s के अंदर, और फिर उसी को लेके चले। तो अब वो ये जो बहुत करीब आ गए, उनको जूनियर पार्टनर कहते थे किसको, रशिया को। तो अब इंडिया भी उसका एक उसकी पोजीशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब 22 अप्रैल 1920-25 को लगता है कि रशिया को मौका मिला है को वो अपनी इक्वेशन को इंडिया के साथ उसको रिव्यू करे पहलगाम इंसिडेंट के बाद, और वो चाहे ये भी जंग के अंदर जाए, जिस तरह वो जंग के अंदर कई वर्षों के साथ उसके साथ डील कर रहा है, और ये भी अपनी रिसोर्सेस के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, अपनी पोजीशनिंग के हवाले से कमज़ोर हो इंडिया, और वो इक्वेशन दोबारा वही हो जाए, या उसको रशिया को अपर हैंड मिल जाए इंडिया के ऊपर। ये एक हमारे ख्याल में बहुत बड़ा मकसद है इसका, क्योंकि ना 1971 है, ना रशिया सोवियत यूनियन है, ना चाइना उस वक्त का एक बहुत ही पसमानदा मुल्क है जो इस वक्त ऑल आउट पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, और उस वक्त भी था, और बहुत सारे फैक्टर्स। 1971 रिपीट नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। हाँ, अब इनकी जो आर्मामेंट के जो डील्स हैं और जो मामला हैं, इनके जो ट्रीटीज हैं और जो डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से इनके एग्रीमेंट्स हैं, उसके हवाले से इंडिया और रशिया मामला को बढ़ाते जाएंगे। और इसी नोट के ऊपर मैं इस बात को आखिर में फिर दोहराऊंगा कि रशिया चाहेगा कि इंडिया अटैक करे, कतई नज़र इसके कि इंडिया चाहता है कि नहीं चाहता। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमने बता दी कि इंटरनेशनल थिएटर में वो अपनी पोजीशन विज़-विज़ इंडिया रिटेन करना चाहता है, जो उसकी यूक्रेन की जंग के बाद जो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ये हमारी बातचीत का आज मकसद था कि हम इस चीज़ पर रोशनी डालें ये क्या है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लीडरशिप है ये सोवियत यूनियन की, तो राइट फ्रॉम क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि जोसेफ स्टालिन का मामला बहुत कैलकुलेटेड था इंडिया के साथ रिलेशनशिप में, और इसके बाद उन्होंने नैम के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी था इंडिया, और वो के अपने आप को नहीं चाहते थे कि आइडेंटिफाई करें आइदर यूएस के साथ, तो ये कैपिटलिस्ट कैंप को कर रहा था, इधर ये इकोनॉमी या कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता था सोवियत। उसके बावजूद भी उनके मामला बड़े ढंग से चले हैं उस वक्त से अब तक। सिर्फ बीच में एक थोड़ा सा वो एक आया था एक दो मौक़ों पर, और आप देख लीजिए ये सारा पीरियड खुरुश्चेव का ब्रेजनेव के बाद आप ये गोर्बाचोव, और गोर्बाचोव के साथ तो ख़ास तौर पर ये मैंने बताया कि 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। 85 के अंदर पहला एज ए प्राइम मिनिस्टर जो दौरा था उनका मॉस्को का था, राजीव गांधी का, और उनकी एक पर्सनल उन्होंने अपनी दोस्ती बनाई थी गोर्बाचोव के साथ राजीव गांधी ने, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। और अब वक्त के साथ अब देखते हैं कि हालिया वक्तों में मोदी साहब की पर्सनल एक व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती है और एक रैपा है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी हम जिसको इंसिस्ट करेंगे कि ये जो है, ये जो फ़ोन कॉल है, फ़ोन कॉल का सिर्फ एक मकसद है, वो कहेंगे कि भाई तू जंग कर,
जंग कर और तुम्हारे जो भी हदफ हैं वो करो या ना करो बस जी, लेकिन जंग ज़रूर करो ताकि हमारी इक्वेशन जो दोबारा हमें मौका मिल जाए उसको हम रिव्यू करें. मैंने जो सरफराज में जरा बोलते थे बगैर था कराची पाकिस्तान أنا सरफराज में दायर रिश्तेदारी फ्री जरीदा कराची. I'm thankful to Zainab Sarfraz for her highly valuable support to this initiative. Caste matters much. अमेरिका थे, दूसरे का नेता यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन था. उस वक्त 1971 में भारत ने एक ऐतिहासिक ट्रीटी की थी और उस ऐतिहासिक ट्रीटी की वजह से भारत और सोवियत यूनियन के रिश्ते बहुत बेहतर हुए थे और किसी भी संकट के अंदर सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा रहता था. लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब वो जो उत्तराधिकारी है उसका रूस उसका उत्तराधिकारी है. हम आज की तारीख ये तो नहीं कह सकते कि रूस के साथ हमारे बिल्कुल वैसे ही ऐतिहासिक संबंध थे जैसे सोवियत यूनियन के साथ थे. उसमें काफी बदलाव भी आया है. खुद सोवियत यूनियन टूट गया है, उसके बहुत सारे देश अलग से बन गए हैं. रूस उनका उत्तराधिकारी